जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। आपका स्वागत है हमारी इस कक्षा में। बच्चों, आप हैं वो इन विज्ञान की कक्षाओं का आनंद ले रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ, और आप ऐसे ही लेते रहेंगे। तो आई होप एक दिन आपका जो सपना है वो 100 में से 100 का पूरा होगा। आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिएगा। जितना मैं आपको कराता हूँ आप अपनी कॉपी नोटबुक में नोट करते रहिएगा और साथ साथ में रिवीजन करते रहिएगा और कक्षाओं को बार बार देखते रहिएगा। तो आप है वो विज्ञान में एकदम क्या हो जाओगे, स्ट्रोंग हो जाओगे और आपको विज्ञान है वो बहुत ही अच्छी लगने लगेगी। तो चलते हैं अपन अपनी कक्षा की ओर। तो चलें क्या, चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय नंबर 2, अम्ल क्षारक और लवण। आपको दिख रहा है, ठीक है। अब अम्ल और क्षारक, एसिड एंड बेस, ठीक है, अम्ल क्षारक। तो फिर से मैं जितना 2 क्लास में हमने किया है, पढ़ा है, वो वापस 5 मिनट के अंदर रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। फटाफट स्लाइड चाहिए और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं इसको, वो भी यहाँ से दोबारा है वो इस क्लास को देख सकते हो। तो पहली स्लाइड लगा दो भैया एसिड की। हमने नाम क्या है, अम्ल, एसिड, ठीक है। पहली स्लाइड आपको दिख रही है एसिड। अम्ल क्या होता है, अम्ल की विशेषता ये आपको याद रखनी है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये क्या करते हैं, नीले बस पत्र को लाल में बदल देते हैं। और जल में क्या देते हैं बच्चों, जल में H+ आयन देते हैं। और जो एसिड शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खट्टा। तो यानी अम्ल क्या होता है, खट्टा, ठीक है। दूसरी स्लाइड फटाफट लगा दो क्षारक की, ठीक है। क्षारक आपको दिख रहा है स्लाइड में। क्षारक बच्चों क्या है स्वाद में कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देती हैं और ये जल में क्या देती हैं, OH- आयन देती हैं। तो ये बात हुई अम्ल और क्षारक की। यहाँ तक की दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, सब कुछ मैंने आपको शानदार तरीके से पढ़ाया है। अब बात करते हैं सूचक। सूचक क्या होते हैं, सूचक जो अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को हमें बताते हैं वो सूचक कहलाते हैं। अब मैंने आप भाई फटाफट स्लाइड लगा दो सूचकों के प्रकार। तो सूचक आपको स्लाइड में कितने प्रकार के दिख रहे हैं, 3 प्रकार के सूचक आपको दिख रहे हैं। अगर नहीं दिख रहे हैं तो दिख जाएंगे और दिख रहे होंगे। वो 3 प्रकार के कौन कौन से है सर, प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक कौन से होते हैं, जो हमें प्रकृति पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। जैसे हल्दी पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, लिटमस है, ठीक है, पेंटूनिया, हाइड्रेजिया, ठीक है, लाल पत्ता गोभी, ये क्या है, सारे के सारे प्राकृतिक सूचक है। आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, स्लाइड पर। दूसरा है वो है जो कृत्रिम सूचक है। कृत्रिम सूचक आपको 2 याद रखने, कौन कौन से है, एक तो मेथिल ऑरेंज है और एक फिनोल्फथेलिन है, ठीक है। मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन, आगे बात समझ में, ठीक है। कृत्रिम क्या होते हैं, जो मानव निर्मित होते हैं यानी मानव के द्वारा बनाए जाती हैं। तीसरा है वो गंधीय सूचक। गंधीय सूचक कौन से हैं, एक तो प्याज है आपका, ठीक है, और जो लौंग है, लौंग में इलायची, ठीक है, लौंग है, और जो वेनिला, ये आपके क्या हैं, गंधीय सूचक है, यानी इनकी गंध अम्ल और क्षारक में बदल जाती है। आगे बात समझ में, सूचक कंप्लीट, सूचक कंप्लीट। अब अगली स्लाइड है, हमने पढ़ी थी अम्ल और क्षारकों की रासायनिक अभिक्रियाएं। पढ़ी कि नहीं पढ़ी, बताओ फटाफट बताना। और पहले एक बात बता देता हूँ आपको, आप बच्चों जितने भी बच्चे हैं वो देखते हैं, आप कमेंट, पहली बात है वो जो भी क्लास मेरी अभी तक आपने देखे क्लास को में कमेंट नहीं करते हैं। अरे आप कमेंट करोगे तो भी तो मुझे पता चलेगा कि कौन बच्चा है वो मेरी क्लास ले रहा है, ठीक है। अगर जो बच्चा मुझे कमेंट करेगा, ठीक है, इस क्लास में जो बच्चा इस क्लास में मुझे कमेंट करेगा, अगली क्लास में उसका मैं नाम, ठीक है, उसका नाम यहाँ पर क्लास में लेने वाला हूँ, ठीक है। यानी अब यहाँ पर बोर्ड पे लिखूंगा कि इस बच्चे ने क्लास देखी है, मुझे कमेंट किया है, ठीक है। तो जो बच्चा कमेंट करेगा उसका नाम आपके यहाँ पर अगले क्लास में सामने आने वाला है, ठीक है। तो कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। अब बात करते हैं अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया। हमने पढ़ी थी भाई, फटाफट स्लाइड लगा दो भाई। अम्ल की अभिक्रिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे 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 नन्हे मुन्ने चिंटू मिंटू निंकू टिंकू, ठीक है। तो हमने अभिक्रिया पढ़ी थी अम्ल, पहले अम्ल क्षारक दोनों की पढ़ी थी। अम्ल की बात कर लेते हैं। अम्ल की अभिक्रिया जब हमने धातु कार्बोनेट के साथ कराई थी,
तो धातु कार्बोनेट के साथ अपन ने अभिक्रिया कराई थी अम्ल की, तो क्या बना था, लवण बना था। दिख रहा ना, नंबर 1 अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ है, इसमें लवण बन रहा है, जल बन रहा है और CO2 गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है। ठीक है, यानी धातु कार्बोनेट, ठीक है, सूत्र क्या बताया था मैंने, धातु कार्बोनेट Na2CO3 और ये क्या है, इसका नाम क्या है, धातु है Na सोडियम हाइड्रोजन CO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बोलते हैं धातु बाइकार्बोनेट। तो इसकी भी अभिक्रिया अपन अम्ल के साथ कराते हैं। तो बच्चों किसके साथ रे, एसिड के साथ कराते हैं, तभी भी क्या बनेगा, तभी भी CO2 बनेगी, सर जल बनेगा और लवण बनेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। यानी बस ये अभिक्रिया आपको याद रखनी है, अम्ल के साथ Na2CO3 के कराते हैं तो उत्पाद क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और लवण। धातु की अम्ल की अभिक्रिया, ठीक है, अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो लवण और जल और CO2 गैस बनती है। आज दिमाग खराब हो रही है कि बात है रे, ठीक है, बोलने के देखो ऐसे हो रहा ना, यानी बोलना कुछ चाह रहा हूं और कुछ ही बोला जा रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिक, ठीक, ये कभी कभी हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो इस पे ज्यादा गौर मत करना, आपको व्यूज है वो याद क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो बात करते हैं Na2CO3, ठीक, इसके एसिड के साथ कराते हैं तो CO2 जल और लवण बनता है। NaHCO3 यानी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की कराते हैं तभी भी यही बनेगा। बात आगे कंप्लीट। लेकिन अम्ल की अभिक्रिया, मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं अम्ल की अभिक्रिया, ठीक है, अम्ल की अभिक्रिया आपको दिख रही है, अगर मैं धातु के साथ करा देता हूं, धातु मोस्ट इंपोर्टेंट धातु, 3 स्टार लगा लेना भाई, 3 स्टार, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक धातु डालते हैं तो बुदबुदाहट के साथ कौन सी गैस निकलती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराते हैं तो लवण बनेगा, प्लस में जो गैस निकलेगी H2 हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये आपको दिख रहा है स्लाइड में, ये हम पढ़ चुके हैं, वापस रिवाइज करा रहा हूं आपको, तो रिवाइज कर लेना साथ साथ में, ठीक है। बस इतनी याद रखनी, अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा, लवण प्लस जल बनेगा, ठीक है। जल कहेगा हाइड्रोजन गैस बनेगी रे, लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगी। आज तो सचमुच दिमाग है वो एकदम क्या हो चुका है, खराब हो चुका है, ठीक है। आज बात करते हैं लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगी जब अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराते हैं, ठीक है। अगर अम्ल की अभिक्रिया में क्षारक के साथ कराता हूं तो क्या बनेगा, आप कहोगे सर लवण बनेगा प्लस में H2O बनेगा, जो आपको दिख रहा है स्लाइड में। अम्ल की अभिक्रिया क्षारक के साथ कराऊंगा तो अम्ल के साथ कराएंगे तो लवण और जल बनेगा। इसको मैंने उदासीनीकरण अभिक्रिया बताया था, अम्ल और क्षारक के आपस में अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बात आगे समझ में। अगर मैं अम्ल की अभिक्रिया, अगली अभिक्रिया आपको दिख रही है साइड में, धातु ऑक्साइड के साथ दिख रही है ना अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड के साथ। अगर मैं अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ करा दूं, धातु ऑक्साइड क्या होता है, धातु जैसे सोडियम है, ये ऑक्सीजन से विक्रिया करेगी तो धातु ऑक्साइड बन जाएगा। यानी कोई भी धातु अगर ऑक्सीजन से विक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनता है। बात आगे समझ में। तो अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ कराते हैं तभी भी क्या बनेगा, ये ऊपर जो अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराई थी ना हमने, इसमें भी लवण जल बनाता है, यहाँ पर भी लवण और जल बनेगा। बस ज्यादा टेंशन मत लियो, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं अपन, ये अम्लों की अभिक्रिया थी, ये अम्लों की अभिक्रिया थी। अम्लों की अभिक्रिया धातु के साथ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, और क्षारक के साथ और धातु ऑक्साइड के साथ थी, ठीक है। तो क्या क्या उत्पाद बना, आपको बस ये याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं क्षारक की अभिक्रिया। स्लाइड लगाओ रे दूसरी क्षारक वाली, क्षारक की अभिक्रिया, स्लाइड लगाओ फटाफट क्षारक की। देखो क्षारक की अभिक्रिया आपको दिख रही है, जब धातु से कराते हैं Na2CO3 से कराते हैं, यानी Na2CO3 का अर्थ है धातु कार्बोनेट, NaHCO3 से कराते हैं यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर क्षारक की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराते हैं, अगर क्षारक की अभिक्रिया अधातु ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो मुझे बताओ फटाफट क्या बनेगा रे मेरे प्यारे बच्चों, मैं चिंकू मिंकू टिंकू बता दो क्या बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा फटाफट। आप कहोगे सर क्षारक की अभिक्रिया धातु के साथ कराते हैं तो लवण बनेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन सभी क्षारक है
वो धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, सारे के अभिक्रिया Na2CO3 के साथ कराते हैं तो क्या होगी, ये अभिक्रिया नहीं होगी। यानी सारक है वो धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। जब सारे के अभिक्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तब क्या बनेगा, लवण प्लस जल बनेगा। और अधातु ऑक्साइड के साथ कराएंगे तभी भी क्या बनेगा रे, लवण और जल बनेगा। ये चीजें अपन ने पढ़ी थी 2 क्लासों में और इनको मैं सिर्फ 5 मिनट में यहाँ पर रिवाइज करा दिया। ठीक है, तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब चलते हैं अपन आगे। आज पढ़ने वाले हैं बहुत ही हमारा शानदार टॉपिक है, बहुत शानदार सुपर डुपर ठीक है टॉपिक होने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आएगा, बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो आएगा, फिर भी आएगा। अब बात करते हैं, अगला आपकी हेडलाइन दिख रही है। ठीक है, आपकी हेडलाइन है कि अम्ल और सारक के विलयन कितने परबल होते हैं, यानी अम्ल और सारक कितने परबल होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, आपको पता होना चाहिए प्रबलता। ठीक है, प्रबलता के आधार पर ठीक है, अम्ल और सारकों के दो प्रकार होते हैं। अम्ल और सारकों के कितने प्रकार होते हैं ना, दो प्रकार होते हैं। ठीक है, तो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं पहले आपको याद रखनी है। अम्ल सर 2 प्रकार के होते हैं। अम्ल कितने, 1 नंबर परबल अम्ल, दूसरा क्या होगा, एक परबल है तो दूसरा क्या होगा, दुर्बल होगा, दुर्बल अम्ल। परबल क्या है, मजबूत है, कठोर है, किसी को भाई छोड़ता नहीं है, इतना गंदा मारता है, परबल है। नाम क्या, परबल, स्ट्रॉन्ग। परबल को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉडी, परबल अम्ल। दुर्बल है, मेले तरिया के है, पतलो मरेड़ो। ठीक है, तो यानी दुर्बल। इसने क्या बोला पा, वीक एसिड। तो अम्ल कितना प्रकार के होते हैं बच्चों, अम्ल एसिड है वो आपको दिख रहे हैं। प्रबलता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, तो परबल, दुर्बल। अब इसकी परिभाषा है, परबल अम्ल कौन से होते हैं, दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं। हमने परिभाषा पढ़ी थी, जलीय विलयन की बात कर रही हैं, हमने परिभाषा पढ़ी थी कि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। कौन से आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। ठीक है, वो अम्ल होते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस H+ आयन को याद रखना, जो अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन ज्यादा देता है वह परबल अम्ल होता है। आल्यो सर समझ गया, हमने अभी पढ़ा कि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, और परबल वो होगा जो H+ ज्यादा उत्पादित करेगा, H+ आयन ज्यादा देगा, वो परबल होगा। ठीक है, मजबूत और कठोर होगा। ठीक है, वो किसी को फिर है ना धुलाई कर देगा, यानी वो परबल होगा। तो यानी जो अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन ज्यादा देता है और प्रबल अम्ल होता है। तो प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं, याद रखना, जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, HNO3 है, शायद भी आपको दिख रही होगी, HCl अम्ल है। ये तीनों क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्रबल अम्ल है। ये तीनों किसके उदाहरण है, प्रबल अम्ल के हैं। अब आप दुर्बल अम्ल की परिभाषा खुद देखना है, कैसे लिखोगे, जैसे मैंने परबल के लिखी है उसके विपरीत क्या हो जाएगी, दुर्बल की हो जाएगी। जैसे परबल की क्या है, जो अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन ज्यादा देते हैं वो प्रबल अम्ल है। तो अब दुर्बल की क्या हो जाएगी, वे अम्ल जो जलीय विलयन में H+ आयन ज्यादा की जगह क्या लगाना है, कम है। बस जो अम्ल जलीय विलयन में कम मात्रा में H+ आयन देता है वह दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, समझ में आ गई। ठीक है, अब दुर्बल में कौन कौन से हैं इधर दिखा दूं। दुर्बल में जो CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक अम्ल, एसिटिक, जो सिरका में पाया जाता है, लिखाऊंगा आपको, एसिटिक अम्ल है। H2CO3 कार्बोनिक अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक। ठीक है, तो ये फटाफट आपके याद होने से। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल, दुर्बल। प्रबल जो ज्यादा मात्रा में H+ आयन देंगे
वो प्रबल होंगे, जो कम मात्रा में H+ आयन देंगे वो दुर्बल होंगे। प्रबल में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, HNO3 नाइट्रिक अम्ल और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल याद रखना है, इसके उदाहरण है। और दुर्बल में एसिटिक अम्ल और H2CO3 याद रखना है। अब बात करते हैं सारक। तो सारक भी कितने प्रकार के होंगे? फिर सारक भी सर मेरे प्यारे बच्चों 2 प्रकार के होंगे। सारक बेस। तो सारक भी कितने प्रकार के होंगे? सारक भी 2 प्रकार के होंगे। प्रबल सारक, प्रबल, और दूसरा हो जाएगा दुर्बल सारक। वही परिभाषा सेम सारक की परिभाषा हमने पढ़ी थी कि सारक वे होते हैं जो जल ये विलयन में OH- आयन देते हैं। OH- आयन देने वाले पदार्थों को सारक कहते हैं। अब जो ज्यादा मात्रा में OH- आयन देगा वो तो क्या होगा? प्रबल होगा। और जो कम मात्रा में OH- आयन देगा वह क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? दुर्बल सारक होगा। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। जो ज्यादा मात्रा में OH- आयन देता है वो प्रबल होगा, जो कम मात्रा में OH- आयन देगा वो दुर्बल सारक होगा। अब प्रबल के उदाहरण लिख लो आप। मैंने लिखाया था NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। दुर्बल में आप लिख लो NaH4OH, यानी इसका नाम है NH4 का नाम है अमोनियम। आगे क्या लगा हुआ है? हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है? दुर्बल सारक है। तो बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। और स्क्रीन पर भी आपको दिख रही होगी, ये फटाफट है ना जो मैं लिखा रहा हूं यहाँ पर बता रहा हूं, कॉपी में साथ में नोट करना है। ओके, चलते अपन आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। अब एक तो ये इस प्रकार से अपन प्रबल और दुर्बल अम्ल और सारक में अम्लों को और सारकों को बांट सकते हैं। दूसरा तरीका है अम्ल और सारक की प्रबलता दुर्बलता ठीक पता करने का। ये मक्खी देखो, ये देखो, हाँ दिख रहा है ना आपको? हाँ, ये भी पढ़ने आई है आपकी तरह। ठीक है। हाँ, मुझे कानों में बता रही है कि सर मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। तो यानी तो इस मक्खी को आप समझ में आ रहा है तो आपको भी मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। भाई मेन टॉपिक है पीएच स्केल। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा पीएच स्केल। ठीक है सर, क्या होता है पीएच स्केल? पीएच स्केल है वो जलीय विलयन में H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने वाला एक यंत्र है। यानी अम्ल और सारक की जलीय विलयन में मात्रा को मापने वाला क्या है? एक यंत्र क्या है? पीएच स्केल है। पीएच स्केल। ठीक है। अब आपको इसकी परिभाषा लिखनी है। ठीक भाई, पीएच स्केल की परिभाषा लिखनी है। पीएच स्केल की, तो पीएच स्केल की परिभाषा आप लिखो, किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या अम्लीय क्षारीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाने वाले यंत्र को पीएच स्केल कहते हैं। ये लिख लेना, आपको स्लाइड पर दिख रही है एक परिभाषा, वो भी आप लिख लेना। ठीक। अब पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल देखो, पी इसमें पी होता है स्मॉल लेटर में, एच होता है बड़ा। ठीक है। इस पी का अर्थ आपको दिख रहा होगा। इस पी का अर्थ, पी क्या है? पी है वो पुषांश शब्द है। ठीक है, पुषांश किस देश का है? जर्मन भाषा का है। जर्मन भाषा का शब्द है। और इस पुषांश का अर्थ क्या होता है बच्चों? बहुत बार एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है
कि पीएच स्केल में P है उसका अर्थ क्या है, तो पुरुषांत शब्द है और इसका अर्थ होता है शक्ति, और इस H का बच्चों अर्थ होता है हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। आगे बात समझ में, तो बस इतनी बात आपको याद रखनी है। स्क्रीन पर जो मैं स्लाइड लगा रहा हूं वो तो लिखना है, साथ में इधर मेरी तरफ देखना, मैं इधर क्या कर रहा हूँ समझा रहा हूँ, वो चीजें आपको लिखनी है, इधर मेरी तरफ समझनी है। साथ साथ में क्लास को बीच बीच में रोक कर आप लिख सकते हो या बैक करके आप लिख सकते हो, ठीक है ना। हाँ, तो पीएच स्केल क्या है, एक ऐसा यंत्र है जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है, यानी अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को बताता है कि प्रबल अम्ल है या इसमें ये अम्ल जो विलयन है वो प्रबल है या क्षारकीय है या दुर्बल है या प्रबल है, ठीक है, ये बताता है। अब इसमें पीएच में पी शब्द है वो पुरुषांत से जर्मन भाषा का, इसका अर्थ शक्ति होता है, एच ए हाइड्रोजन आयन होता है, पी हम समूह लिखते हैं, एच कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। पी पुरुषांत शब्द है जो जर्मन भाषा का है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों किसकी, पीएच स्केल की। तो आप तो एक ऐसा स्केल देख रहा होगा, ठीक है, ये स्केल है, इसमें एक ये मध्य बिंदु है, स्केल बना रहा हूं, ठीक है। अब इस पीएच स्केल में, ये पीएच स्केल है, इस पीएच स्केल में अंक है, अंक यानी संख्या, कहां से कहां तक होती है, 0 से लेकर 14 तक होती है। तो यहां पर 0, यहां पर अधिकतम 14, तो बीच में कितनी आएगी, बीच में 7 आएगी, 0 7 14। आगे बात समझ में, ये पीएच स्केल, यानी आपसे पूछे कि पीएच स्केल में कितनी संख्याएं होती है, कहां से कहां तक होती है, तो 0 से लेकर 14 तक के संख्या अंक होते हैं, मध्य में 7 अंक होते हैं। अब बात करते हैं 7 है ना, 7 इससे नीचे 0 की तरफ जिसका पीएच मान, ये क्या है, पीएच स्केल है, और पीएच स्केल क्या बताता है हमें, पीएच मान बताता है, पीएच मान बताता है। पीएच स्केल क्या बताएगा हमें, पीएच मान, उस पीएच मान को देखकर हम बता देंगे कि ये अम्लीय है या क्षारकीय है। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा, 7 से कम होगा, वो क्या होगा, अम्लीय होगा, वो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। और जिसका पीएच मान बच्चों 7 से अधिक यानी 14 की तरफ होगा, 7 से ऊपर जिसका मान होगा पीएच मान, ठीक है, पीएच मान जिसका 7 से अधिक हो तो विलयन कैसा होगा, क्षारकीय होगा, यानी उसमें क्षारक की मात्रा ज्यादा होगी, तो क्षारकीय होगा। बात समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं, अब आपको स्लाइड में दिख रहा है पीएच मान 7 से, पीएच मान 7 से कम है, पीएच मान है वो 7 से कम है, तो कैसा होगा, अम्लीय। जिसका पीएच मान 7 से अधिक है, ये ग्रेटर देन, ठीक है, मैं लगा रहा हूं ना, तो यहाँ इसका अर्थ है कि इधर पीएच मान क्या ज्यादा है, 7 से ज्यादा, तो इस 7 से ज्यादा है तो जिसका ये क्या, इसका विलयन कैसा होगा, क्षारकीय होगा, यानी जिसका मान 7 से ज्यादा है वो क्षारक होगा, जिसका मान 7 से कम है वो क्या होगा, अम्ल होगा। बस इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको पूछे कि जिसका पीएच मान अगर 7 हो तो वह कैसा विलीन होगा, वह उदासीन होगा, अर्थात न तो अम्लीय होगा और न ही क्षारकीय होगा। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। आगे बात समझ में, इतनी बातें आपको याद रखनी है, तो फटाफट ये चीजें लिख लो। 7 से इधर क्या बढ़ेगी, H प्लस यानी अम्ल में H प्लस साइन होती है तो H प्लस की संख्या बढ़ेगी, इधर OH माइनस यानी इधर 7 से ऊपर क्षारक होती है तो OH माइनस
आयनों की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, इधर अब इधर क्या बढ़ेगी, क्षारकीय प्रवृत्ति, इधर क्षारकीय प्रवृत्ति बढ़ेगी यानी क्षार की मात्रा बढ़ेगी। इधर बच्चों अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी। ठीक है, इधर ये अम्लीय प्रवृत्ति, इधर अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी 7 से नीचे की तरफ। तो बस ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, जो भी कुछ फटाफट नोट कर लो और समझ में आ चुकी होगी आपको। पीएच साइकिल, पीएच साइकिल में बस करना कुछ नहीं है। पीएच साइकिल में 0 से लेकर 14 तक अंक होती है, बीच का 7 जिसका पीएच मान होगा वो उदासीन होगा, अर्थात वो न तो अम्लीय होगा न क्षारकीय होगा। अगर जिसका पीएच मान 7 से कम है वो अम्लीय होगा यानी अम्ल होगा वो, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक है तो वो क्षारक होगा। बस इतनी बात आपको याद रखनी है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, मिटा दूं, चलो मिटा देते हैं। अब कुछ पीएच मान दे रखे हैं आपको। ठीक है, पीएच मान दे रखे हैं, जैसे आपको जठरस का दे रखा है, जठरस ये क्या होता है सर। ठीक है, पीएच मान जठरस है, इसका पीएच मान दे रखा है 1.2। जठरस यानी हमारा जो अमाशय होता है, ठीक है, अमाशय में HCl अम्ल निकलता है और HCl अम्ल है प्रबल अम्ल है, तो ये प्रबल अम्ल होगा। यानी मैंने जो अभी जो बताया है आपको H+ OH-, ठीक है, 0 7 14। ठीक है, यानी जिसका मान 7 से जितना कम होगा, यानी जिसका मान जितना यानी 7 से यानी 0 की तरफ होगा जिसका पीएच मान, वो क्या होगा, प्रबल। इधर प्रबल अम्ल होंगे और इधर क्या होंगे, प्रबल क्षारक होंगे। यानी जिसका पीएच मान 14 होगा ना, 14, वह प्रबल क्षारक होगा, सबसे शक्तिशाली क्षारक होगा। कहेगा मुझसे मुकाबला कोई नहीं कर सकता, इस दुनिया में मुझको हराने वाला कोई नहीं है, ये ऐसे कहेगा प्रबल क्षारक, क्योंकि इसका पीएच मान क्या है, सर्वाधिक 14 है। 14 वाले को प्रबल। इधर 0 वाला कहेगा तू चाहे 14 अंक लेकर कितना भी प्रबल हो जा, लेकिन मेरे पास क्या है, 0 है, मैं भी प्रबल हूं। यानी जिसका पीएच मान 0 होगा वह प्रबल अम्ल होगा, जिसका पीएच मान 14 होगा वह प्रबल क्षारक होगा। यानी जिसका पीएच मान, यानी जिसका मान ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, अम्लों का क्षारकों का मान बढ़ता है, ठीक है, और इसका अम्लों का मान जितना कम होगा वह उतना ही प्रबल अम्ल होगा। तो यानी जठरस में HCl अम्ल होता है, ठीक है, तो इसका पीएच मान कितना होगा, 1.2 होगा। नींबू का रस का पूछे आपसे, नींबू का रस इसका होता है 2.2। नींबू के रस का कितना होता है, 2.2 होता है पीएच मान। बस ये पीएच मान भी याद रखने, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। और आपको याद रखना है बच्चों, आपको याद रखना है ये शुद्ध जल का कितना होता है, शुद्ध जल, तो शुद्ध जल का है वो पीएच मान 7 होता है, यानी उदासीन होता है। शुद्ध जल कैसा होता है, उदासीन होता है, वर्षा वाला जल, ठीक है, शुद्ध जल का 7 होता है। आपसे पूछे MgOH2 इसका पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान होता है 10, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और आपसे पूछे NaOH का कितना होता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका होता है 14, तो इसलिए क्या होता है, प्रबल क्षारक होता है, क्योंकि इसका मान 14 है, ठीक है। तो बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ये क्या है, कुछ अम्ल और क्षारकों के पीएच मान आपको दे रखे हैं, ठीक। आपसे पूछे रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त यानी हमारा खून, ठीक है, हमारा खून, ब्लड, ठीक है, इसका पीएच मान होता है 7.4। अब मुझे ये बताओ ये अम्लीय है क्षारकीय है, अम्लीय क्षारकीय, तो आप कहोगे बच्चों, आप कहोगे कि सर ये तो क्षारकीय है। अब क्षारकीय क्यों कहा, क्योंकि इसका पीएच मान कितना है, 7 से ऊपर है, यानी 7 से ऊपर 7.4 है, और 7 से ऊपर मैंने क्या बताया, क्षारकीय बताया। 7 है तो उदासीन होगा, और 7 से कम है 2.2 है, 1.2 है, 5 पॉइंट है। अब अम्लीय वर्षा का पूछिए आपसे, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.5 होता है। अम्लीय वर्षा, जो वर्षा होती है ना, वर्षा तो शुद्ध होती है, शुद्ध जल होती है, लेकिन जैसे ही हमारे वायुमंडल में वह प्रवेश करेगी तो वायुमंडल में क्या होते हैं भाई, अम्ल होते हैं, NO2 गैस होती है, SO2 गैस होती है, वो उसमें जल में मिल जाएगी और अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी। इससे उस पीएच मान 7 से कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है, जल का पीएच मान, और वह अम्लीय वर्षा होगी और वो हमें नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। ये बातें आपको लिख लेनी है।
तो फटाफट स्क्रीन पर भी आई थी वो दिख रही है, वो भी लिख लो फटाफट, एक ही चीज है। अब बच्चों अपन पढ़ेंगे जो ये पीएच सेकेंड पढ़ा है इसका महत्व पढ़ेंगे, यानी हमारे दैनिक, अगली हेडिंग है हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पीएच का महत्व, अगर हमें पीएच मान का पता है तो हम हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी समस्याओं को हल कर सकते हैं। यानी पीएच मान हमें बहुत अगर पता हो तो हमारे लिए बहुत फायदा पहुंचाते हैं। जैसे अब बात करते हैं, एक एक टॉपिक की बात करेंगे। तो पहला है टॉपिक है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों, ठीक है। पहला टॉपिक है पौधों एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील। पौधे और पशु पीएच के प्रति संवेदनशील। क्या पौधे और पशु है वो पीएच यानी पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? यानी पीएच है, पीएच अगर पीएच उनके जैसे अम्ल या क्षारक के संपर्क में अगर पेड़ पौधे या जीव जंतु आते हैं तो वो उन पर प्रभाव डालेंगे। तो ये चीज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपको जो भी स्क्रीन पे दिखेगा उसको फटाफट नोट कर लेना है। तो इसमें आपको लिखना है कि देखो पीएच और पीएच के प्रति जो जीव जंतु हैं और पौधे हैं वो संवेदनशील होते हैं। कैसे होते हैं वो देखो, वो कैसे, जैसे आप हैं, जैसे हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है? हमारे शरीर का पीएच मान है बच्चों वो लगभग 7.4 से 7.8 होता है। पीएच प्लस के मध्य कार्य करता है। पीएच प्लस, हमारे शरीर की पीएच प्लस कितनी होती है? याद रखना है, हमारे शरीर का पीएच प्लस है यानी हमारा शरीर 7.4 से 7.8 पीएच प्लस के मध्य पूरा शरीर कार्य करता है, ठीक है। यानी हमारे शरीर का टोटल पीएच मान, एवरेज पीएच मान बताएं, यानी पीएच मान तो हमारा शरीर कैसा है? क्षार के प्रवृत्ति का है, यानी 7 से ऊपर है तो यानी क्षार के प्रवृत्ति का है, ठीक है। अब देखो वर्षा होती है, वर्षा होती है, वर्षा जैसे आपको डायग्राम दिख रहा है, वर्षा हो रही है, इस चित्र में वर्षा हो रही है। अब जैसे ही वर्षा हुई, वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है? अभी मैंने बताया वर्षा जल का पीएच मान, तो इसका पीएच मान होता है 7। जैसे ये वर्षा किस में पहुंचेगी? ये मान लो वायुमंडल है, वायुमंडल है। इस वायुमंडल में क्या है? नाइट्रोजन गैस है, NO2 है, SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड है, CO2 है, ठीक है, और भी अन्य बहुत सारी विषैली गैसें वायुमंडल में आपको पता है पहुंचती है। कैसे पहुंचती है? कंपनी जो ये कारखाने होते हैं उनका जो धुआं वगैरह, गाड़ी मोटरों का विषैला धुआं है, ठीक है, अनेक प्रकार के प्रदूषक हमारे वायुमंडल में हैं, ठीक है, प्रदूषक हैं। जैसे ही ये वर्षा वायुमंडल में इन प्रदूषकों के संपर्क में आएगी, आते ही ये प्रदूषक इस वर्षा जल यानी वर्षा की बूंदों के साथ क्या कर लेंगे? जुड़ जाएंगे, जुड़ेंगे। तो क्या करेंगे? इस वर्षा जल के पीएच मान को 7 से कितना कर देंगे? 5.5 कर देंगे। यानी घटा बढ़ा, आप कहोगे सर पीएच मान घटा, तो यानी ये पीएच मान क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। यानी जो उदासीन था, जो जल उदासीन था उसको कैसा बना दिया? 7 से नीचे मान कर दिया, और 7 से जिसका नीचे मान होगा वो कैसा होगा? अम्लीय होगा। और ये आपको पता है अम्ल ये क्या है? अम्ल यानी हमारे लिए अम्ल क्या होता है? हानिकारक होता है, तेजाब हानिकारक होता है, एसिड, ठीक है ना, हमारे शरीर को जला सकता है, हमारे शरीर को खराब कर सकता है, पेड़ पौधों को खराब कर सकता है, इमारतों को खराब कर सकता है अम्ल। तो अब 5.5 वर्षा जल का पीएच मान हो गया, तो ये वर्षा कैसी कहलाएगी? अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा। यानी आगे बात समझ में? तो अम्लीय वर्षा की परिभाषा क्या होगी बच्चों? यानी वह वर्षा जिसका पीएच मान 5.5 हो, ठीक है, ऐसी वर्षा या वह वर्षा जिसका पीएच मान कितना हो? 5.5 हो, वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। और ये अम्लीय वर्षा ये अम्ल बन जाती है, यानी इसमें ये प्रदूषक जल में की बूंदों में मिल जाएंगे तो अम्ल में बदल जाएंगे। यानी यहाँ पर क्या बन जाएगा? NO2 से NO2 HNO3 बन जाएगा, नाइट्रिक अम्ल बन जाएगा, SO2 से H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा। अब ये अम्ल कितने घातक होते हैं बच्चों आपको पता है,
ठीक है, तो आपको पता है, तो यानी ये मिल जाएंगे जल की बूंदों के साथ अम्लीय वर्षा। अब ये अम्लीय वर्षा नदियों में जाएगी, बरसात होगी नदियों में जाएगी, नदियों में जाएगी, नदियों में मान लो ये क्या है, समुद्र है, नदी है, ठीक है, नदी है, समुद्र है, जो भी आपको इसमें क्या है, मछली वगैरह हैं, मछली वगैरह जीव जंतु है, समुद्री जीव जंतु है। अब ये अमल इस नदी में जैसे ही गिरा तो ये समुद्री जीव हैं, वो किसके संपर्क में आएंगे, इन अम्लों के संपर्क में, H2SO4 HNO3 के संपर्क में आएंगे। जैसे इनके संपर्क में आएंगे तो ये क्या करेंगे, क्या करेंगे, इनके शरीर को नष्ट कर देंगे, जला देंगे, और जीव जंतु, समुद्री जीव जंतु की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात अमल है वो जैसे नदियों में प्रवाह तंत्र के साथ जाएंगे तो ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी, और इस प्रकार से जीव जंतु पर पीएच का मान यानी पीएच है वो संवेदनशील होता है। यानी पीएच जैसे ही कम हुआ तो जीव जंतु मरने लगे, समुद्री जीव जंतु, क्योंकि वो वर्षा जो हुई वो अम्लीय वर्षा थी। और वो अगर अम्लीय वर्षा हमारे शरीर पर भी जो पड़ती है, जैसे अब बरसात होती है, बरसात का जो पहले का जो 4-5 मिनट का जो पानी आता है ना, उसमें आप कभी मत नहाना, क्योंकि वो अम्लीय वर्षा होती है बच्चों, और वो आपके लिए नुकसानदायक होगी। ठीक है, अगर 10 मिनट बरसात होने के बाद आप जो नहाओगे वो पानी क्या आएगा, शुद्ध आएगा। ठीक है, क्योंकि जो स्टार्टिंग के 10 मिनट का जो वर्षा होगी उसमें सारे प्रदूषक है वो नीचे धुल जाएंगे, बरसात के साथ आ जाएंगे, और बाद में जो वर्षा जो होगी वो शुद्ध वर्षा होगी। आगे बात समझ में, तो ये था हमारा अम्लीय वर्षा के बारे में। ठीक है, तो यानी जीव जंतु पेड़ पौधे क्या होती हैं, अम्लीय वर्षा के प्रति संवेदनशील होते हैं। दूसरा टॉपिक है उदर में अम्लता। उदर में अम्लता, उदर में अम्लता। अब बताओ उदर में अम्लता। नंबर 2 दूसरा टॉपिक है वो है उदर में अम्लता बच्चों। अब उदर में अम्लता को ऐसे याद रखना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 स्टार है। उदर में अम्लता को समझाइए। ठीक है, उदर में अम्लता को समझाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों स्क्रीन पर आपको दिख रही है, स्लाइड वगैरह भी दिख रही है, आपको हेडिंग भी दिख रही है। तो इस उदर में अम्लता को मैं आपको समझा रहा हूँ, लिखना उधर से, आपको इधर बस समझा रहा हूँ, आपको सिर्फ उधर से लिखना है। ठीक है, स्लाइड आपको लिखनी है, कॉपी में समझ लो। ठीक है ना, साथ में समझो और साथ में स्लाइड को लिख लो। अब उदर में अम्लता, उदर क्या होता है, उदर हमारा होता है पेट होता है, आमाशय होता है, आमाशय जिसको हम अपने पेट बोलते हैं, उदर बोलते हैं। अब आमाशय या पेट होता है। अब इस आमाशय में क्या निकलता है, जठररस बनता है। जठररस अभी हमने पढ़ा था, जठररस जिसका पीएच मान कितना होता है, 1.2 होता है। अब इस जठररस में क्या होता है, इस जठररस में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अब आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो अम्ल है तो स्वभाव सीधे से है कि यानी अम्ल की मात्रा क्या होगी, इसमें ज्यादा होगी, यानी इसका पीएच मान कितना होगा, आमाशय में या जठररस का पीएच मान कितना होगा, 1.2 है, तो 7 से कम है, और 7 से कम है तो अम्लीय है। ठीक है, लेकिन ये जो जठरस है वो HCl अम्ल है, वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होता है, वो हमारे लिए क्या होता है, अच्छा होता है, ये भोजन का पाचन करता है। ठीक है, लेकिन जब आप क्या करते हो, ब्याह शादी में जाते हो ना, किसी के आप शादियों में जाते हो, शादियों में जाओगे तो आप पता है वहां पर क्या करोगे, अगले को सब कुछ ऐसे निचोड़ने की कोशिश करोगे, वो खा लूँ मैं, वो खा लूँ, वो खा लूँ, आप 7 भांत की चीजें खाओगे, यानी कई प्रकार की आप चीजें खाओगे। ठीक है, खाना खाओगे, ठीक है, रसगुल्ले, समोसे, पकौड़े, कचौरी वगैरह, वाव, चाउमीन और ठीक है, पुचके वगैरह खाओगे, आप गोलगप्पे। अब खाओगे तो आप है खाओगे, और खाते आप घर पर आओगे, घर पर आते ही आपका जो आमाशय पाचन तंत्र है वो बिगड़ जाएगा, यानी अपच की स्थिति हो जाएगी। अपच की स्थिति यानी आप है वो जैसे आपके अंदर कब्जी हो जाएगी। ठीक है ना, कब्ज। अपच की स्थिति होते ही, अपच की स्थिति होते ही ये इस आमाशय, इस उदर में जठरस की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी आमाशय में, हमारे पेट में आपको एक चित्र दिख रहा है, एक महिला क्या कर रही है, ज्यादा खाकर आ गई तो उसके अपच की स्थिति बन गई, और इस अपच की स्थिति में वह पेट पकड़ के रख रखी है। ठीक है, अब आप समझ चुके हो इस चित्र से मैं क्या समझाना चाहता हूं। वैसे अपच की स्थिति हुई
HCl अम्ल की मात्रा बढ़ी, यानी अपच की स्थिति में जठरस की मात्रा बढ़ती है, आमाशय में HCl की मात्रा बढ़ती है। अब HCl की मात्रा बढ़ेगी, HCl की मात्रा बढ़ेगी तो बच्चों आपको पता है HCl क्या है, अम्ल, तो अम्ल की मात्रा बढ़ेगी, हमारे उदर में किसकी मात्रा बढ़ेगी, अम्ल की मात्रा बढ़ेगी। इस अम्ल की मात्रा बढ़ते ही, अब आपको पता है शरीर में अम्ल होगा तो वो जलन तो करेगा, क्योंकि एसिड तेजाब होता है, यानी हमारे शरीर को जलाता है। तो जैसे ही जलन और हमारे उदर में क्या होगा, जलन होगा, ठीक है। जलन होते ही हम कहेंगे कि भाई हमारे पेट में तो जलन है, दर्द अनुभव हो रहा है। तो अब इसको कम करने के लिए, अम्ल की मात्रा को कम करने के लिए मैंने क्या बताया था, अम्ल को कौन उदासीन कर सकता है, यानी अम्ल के गुणों को कौन नष्ट कर सकता है, क्षारक। तो जैसे अम्ल की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ी तो हमें किसकी डोज लेनी होगी, अब हमें क्या खाना होगा, क्षारक खाना होगा, ठीक है। तो क्षारक आप है वो खा सकते हो। कौन सा क्षारक, अम्ल की मात्रा को दूर करने के लिए एंटीसिड के रूप में आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप खाओगे, ठीक है। या आप जो इनो लाते हो ना, इनो, हाँ, ठीक है। तो वो क्या करता है, आपका जो शरीर है आपके शरीर को सही करता है। तो इस प्रकार से आप अम्ल की मात्रा हमारे शरीर में, उदर में अम्लता, यानी आप समझ चुके हैं उदर में अम्लता यानी पेट में हमारे अम्लता यानी जठरस है वो बढ़ जाता है अपच की स्थिति में, तो है वो HCl अम्ल ज्यादा मात्रा में हो जाता है, और ज्यादा मात्रा में होने के कारण जलन एवं हमारे पेट में दर्द होने लगता है। इस जलन एवं दर्द को कम करने के लिए एंटीसिड के रूप में हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। आगे बात समझ में। अब तीसरा जो टॉपिक है वो है दंतशयी, मोस्ट इंपोर्टेंट दंतशयी, ठीक है। दंतशयी क्या होता है, दंतशयी यानी दांत है हमारे पीले होते हैं, आपके पीले हुए हैं, ठीक। अब आपके दांत पीले कब होते हैं, जब आप क्या करते हो, भोजन करते हो। देखो पहली सीधी सी बात है, हमारा मुख होता है ना, हमारे मुख का पीएच मान है वो 6.5 होता है। मुख का पीएच मान कितना होता है, 6.5 होता है, यानी अम्लीय होता है। मुख का पीएच मान भी क्या होता है, 7 से कम होता है। 7 से कम होता है तो पीएच मान क्या है, 7 से कम है तो हमारा अम्लीय होगा। अब जैसे हम भोजन करते हैं, फिर दूसरी बात हमारे मुख में क्या होते हैं, मुंह में क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, यानी सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, ठीक है। हमारे मुख में सूक्ष्म जीवाणु भी होती हैं। मुंह का पीएच मान 6.5 भी होता है। अब जब हम भोजन करते हैं ना, भोजन करते हैं तो कुछ भोजन हमारे किस में फंस जाता है, दांतों में फंस जाता है। अब दांतों में जो भोजन फंस गया, ठीक है, इस दांतों में भोजन फंस गया तो दांतों में फंसे भोजन के साथ बच्चों ये बैक्टीरिया क्या कर लेंगे, अभिक्रिया कर लेंगे, ठीक है। इस भोजन के साथ क्रिया करेंगे, कौन करेंगे, हमारे मुख में जो बैक्टीरिया होते हैं वो करेंगे, और क्रिया करने के दौरान वो हमारी पीएच मान को क्या कर देंगे, 6.5 से कितना कम कर देंगे, 5.5 कर देंगे, ठीक है, यानी 5.5 कर देंगे। और 5.5 अम्लीय वर्षा का भी होता है, याद रखना, ठीक है। 6.5 से हमारा मुख का पीएच मान कितना हो गया, 5.5 हो गया, यानी एक, ठीक है, एक अंक पीएच मान घट गया, किसके कारण, इन बैक्टीरियो के कारण। क्यों, क्योंकि जब हम भोजन करेंगे तो दांतों में जो भोजन, आप अगर देख कुछ क्या होते हैं, आलसी होते हैं, ठीक है ना, कुछ बच्चे आलसी होते हैं तो खाना पीना खा लिया जल्दी से, हाँ, वो खाते गए, फिर इतना टाइम नहीं होता उनको कि दांतों को अच्छे रगड़ के धोएं, बस चल मेरे भाई, ऐसे। तो उन बच्चों के दांतों में भोजन फंसा रहता है, बहुत आलसी बच्चे हैं ऐसे, ठीक है। तो दांतों में फंसे भोजन के साथ बैठे क्रिया करेंगे, ठीक है, और क्रिया करेंगे तो मुंह का पीएच मान 5.5 हो जाएगा, 5.6 से। और इतना होते ही हमारे मुख में जो दांत होते हैं उन दांतों पर क्या होने लगता है, पीलापन, जिसको अपन बोलते हैं दंतशयी प्रारंभ हो जाता है। तो यानी मुख का मान पीएच मान 5.5 जैसे होता है तो हमारे दांत पीले होने लगते हैं, दंत से स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार दंत से है वो हमारे
यानी यानी हमारे दांत पीले होते हैं। आगे बात समझ में। आप भोजन, अब रात दिन को जो बंदा गुटखा खाता ना, ठीक है, उसके दांत जैसे घोड़े की तरह, ऊंट की तरह पूरे दिन चलते रहते हैं, ठीक है। एक एक गुटखा को खाया, ठीक है, उसको चिगड़ लिया, चिगड़ने के बाद उसको फेंका, दूसरे को पड़ा, यानी पूरे दिन उसके अंदर दांतों में गुटखा ही गुटखा क्या होता है, रहता है। और पूरे दिन उसके दांतों में गुटखा रहेंगे तो सीधी सी बात है, मुख के बैक्टीरिया उस गुटखा के साथ क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे और उसका पीएच मान घटाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके दांत क्या होंगे, जल्दी से जल्दी पीले होंगे। तो इतने पीले हो जाते हैं भाई। एक चित्र लगाओ रे, ठीक है, दिखाऊं मैं आपको, दिखाता हूँ। एक भाई दंत से वाला चित्र लगाओ, देखो। अब इस भाई जी के दांत देखो आप, दिख रहा है ना। हाँ, कुछ बच्चे तो डर जाएंगे, डरना नहीं आपको। तो इस भाई जी ने क्या किया, इस भैया ने वही गुटखा खाया और कुछ खाया होगा, लेकिन दांत तो साफ किए नहीं इसने। अगर दांत साफ नहीं किए तो ऐसी हालत होगी इसकी भी, ठीक है। अब भैया इस दंत को कम कैसे कर सकते हैं, कम करने का उपाय, तो आपको पता है भोजन करने के बाद हमें दुकान में क्या मिलती है, आप कोलगेट किस लिए लाते हो, दांतों को साफ करने के लिए आते हो। तो वो क्यों, वो दंत से कोई कम करने के लिए आप कोलगेट करते हो। आगे बात समझ में। तो जो कोलगेट करते हो दंत मंजन, दंत मंजन, उस दंत मंजन में क्या होता है, क्षारक होता है, दुर्बल क्षारक होता है बच्चों। इस दुर्बल क्षारक के कारण है, वो क्षारक क्या कर देंगे, पीएच मान को वापस बढ़ाएंगे, ठीक, उदासीन करेंगे, ठीक है, उदासीन करेंगे तो हमारे दांत वापस साफ हो जाएंगे। तो दंत मंजन खाना, भोजन खाने के बाद हमें दंत मंजन यानी कोलगेट करना चाहिए, जिससे दांत हमारे साफ हो सके। आगे बात समझ में। तो भैया लिख लो, ठीक है, और आपको समझ में आ चुका होगा दंत से क्या है, ठीक है। दंत से यानी दांतों का पीलापन, ठीक है, ठीक है, होना ही दंत से है। जैसे किस कारण होता है, हमारे मुख का पीएच मान, आप कैसे लिखोगे, हमारे मुख का पीएच मान 6.5 होता है, ठीक है, और हमारे मुख में बैक्टीरिया होती हैं जब हम भोजन करते हैं, ठीक है। जब कुछ भोजन के टुकड़े हैं वो दांतों में फंस जाते हैं, तो उस फंसे हुए भोजन के टुकड़ों के साथ बैक्टीरिया क्या करती हैं, क्रिया करती हैं, और क्रिया करने के दौरान हमारे मुख का पीएच मान है वो 6.5 से 5.5 हो जाता है, और 5.5 हो जाता है। 5 जैसे 5.5 होता है और हमारे दांतों पर दंत से प्रारंभ हो जाता है, और इस दंत से को दूर करने के लिए हमें दंत मंजन का प्रयोग करना चाहिए, कोलगेट वगैरह का प्रयोग करना चाहिए। आगे बात समझ में। चलो फिर अब अगला टॉपिक है, जो था लास्ट इस क्लास का, वो है जो जो मधुमक्खी होते हैं, यानी जीव, छोटे जीव, सूक्ष्म जीव, और जो जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे या जीव, पेड़ पौधे जीव है बच्चों, ये क्या करते हैं, पेड़ पौधे और जीव भी है, उनमें भी क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, ठीक है, उनमें भी अम्ल पाया जाता है। जैसे मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी, ठीक है, यानी पेड़ पौधे जीव जंतु से आत्मरक्षा, हेडलाइन आपको दिख रही है, जीव जंतु और पेड़ पौधों से आत्मरक्षा। आत्मरक्षा कैसे करेंगे, मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी, नेटल होता है, नेटल, नेटल एक पौधा होता है जिसकी पत्ती क्या होती है, कंटीली होती है, जिसकी पत्ती क्या होती है, कंटीली होती है। अब आपको मधुमक्खी भी दिख रही होगी, नेटल भी दिख रहा होगा, आपको दिखाऊंगा एक एक चीज आपको स्क्रीन पर। अब जैसे ही मधुमक्खी है, आप देखते हो, और आपको मधुमक्खी खाई भी होगी, आप है वो फूकड़ी भी रगड़ी होगी आपके शरीर पर ना, तो यानी आपको मधुमक्खी खाई, आप उछल उछल कर नाचे भी होंगे, ठीक है। मधुमक्खी टांटिया भीड़ खा जाए जब बहुत दर्द होगा भाई साहब, ठीक है। हाँ, तो जैसे मधुमक्खी खाई तो आपके जहां खाई वहां पर, हाथ पे खाई, अंगुली पे खाई, वहां पर जलन और दर्द होता है कि नहीं होता? वो किस कारण होता है, वो किस कारण होता है, क्यों? क्योंकि जो मधुमक्खी होती है ना, मधुमक्खी, उसका डंक होता है ना, डंक, जैसे हमारे शरीर पे डंक मारेगी तो डंक मारेगी तो वो डंक में क्या छोड़ेगी, वो छोड़ेगी मेथिओनिक अम्ल। मधुमक्खी के डंक में होता है मेथिओनिक अम्ल। अब आपको पता है ये अम्ल है, और अम्ल क्या है, एसिड है। एसिड क्या है, एसिड एक तेजाब है, और तेजाब क्या करता है, हमारे शरीर को जलाता है, दर्द करेगा। तो ये एसिड हमारे मेथिओनिक अम्ल जैसे हमारे टच में, ठीक है, मधुमक्खी वो लगाओ, चित्र लगाओ शरीर पे, और फटाफट वो एसिड वो लगाओ। देखो एक भाई, ठीक, हाथ वाले चित्र, हाँ भाई, हाँ। अब एक भाई को हाथ पे देखो, मधुमक्खी ने खाया है डंक, सॉरी डंक खाया, जो मधुमक्खी ने डंक मारा है, तो उसके शरीर जो हाथ है वो कैसे
जो है सूजन आ गई उसके हाथ पे। और बच्चों मधुमक्खी के डंक से क्यों आई, क्योंकि मधुमक्खी के डंक में मेथनोइक अम्ल होता है और मेथनोइक अम्ल क्या करता है, जलन एवं दर्द देता है। ठीक है, जैसे मेथनोइक अम्ल हमारी त्वचा के संपर्क में आता है तो हमारी त्वचा पर जलन एवं दर्द अनुभव होता है। ठीक है, अब इसको दूर करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको दूर करने के लिए जो बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा जो क्या होता है, लवण होता है। कैसा लवण, दुर्बल क्षारकीय लवण, क्षारकीय लवण होता है। तो इसका बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा का उपयोग हम वहां करेंगे जहां पर एक डंक लगा है मधुमक्खी का। बात आगे, बात समझ में। अब नेटल का और देख लेते हैं, नेटल। ठीक है, अब नेटल के एक पत्ती है पौधे की। ठीक है, इस पत्ती के जो पत्ती होती है उस पर क्या होती है, उसकी पत्ती कंटिन्यू होती है। जैसे ही ये पत्ती है वो छुएगी किसी को तो वहां पर उस पत्ती से भी क्या निकलता है, मेथनोइक अम्ल निकलता है। ठीक है, मेथनोइक अम्ल निकलता है और वो मेथनोइक अम्ल आपको पता है जलन एवं दर्द हमारे शरीर को देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको भी बचाव के लिए हमें दुर्बल क्षारक बेकिंग सोडा का उपयोग करना चाहिए। या जो नेटल का पौधा होता है उसके पास एक डाब, ठीक है, डाब नाम का पौधा होता है। वो डाब नाम का पौधा रखने से भी उस नेटल का जो डंक है उससे हमें आराम मिलता है। तो यहाँ तक की बात आपको बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी। आज हमारे ने पढ़ा पीएच स्केल और पीएच का महत्व। स्क्रीन पर आपको जो स्लाइड है ये वो मैं आशा करता हूँ आपने लिखी होगी, एकदम एक एक चीज़ आपने उतारी होगी, एक एक चीज़ आपने समझी होगी। पीएच क्या है, पीएच स्केल का महत्व समझा है, दंत से कैसे होता है, हमारे मधुमक्खी डंक मारती है तो हमें दर्द एवं जलन कैसे होती है, मेथनोइक अम्ल के कारण होती है। ठीक है, और हम लोग को दूर करने के प्रभाव को दूर करने के लिए हमें दुर्बल क्षारकों का उपयोग यानी क्षारकों का उपयोग करेंगे तो अम्ल जो सारे क्या करेंगे, अम्ल के गुणों को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, अब मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, एक क्लास हो रहेगी आपकी, फिर आपका लेसन अब कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपके ट्यूशन मैं करा दूंगा। तो इस प्रकार आपके क्रम वाइज हम पाठ होगा, फिर उस पाठ के सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।